नमस्कार। मैं डॉक्टर नीरज दहिया, जन सरोकार मंच टोंक की ओर से, देवेंद्र जी की ओर से आज के हमारे विद्वान साथी प्रोफेसर परिचय दास जी का बहुत बहुत इस मंच पर स्वागत करता हूं। मैं बहुत हर्षित हूं कि हमारे एक छोटे से निमंत्रण को आपने स्वीकार किया और इस मंच पर हमारे दर्शकों मित्रों के लिए आज बातचीत करने का समय दिया। मैं तहे दिल से इस मंच की ओर से, देवेंद्र जी की ओर से, सभी साथियों की ओर से आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। परिचय दास जी का नाम भारतीय साहित्य में और मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि भारत से बाहर भी जाना पहचाना नाम है। डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव परिचय दास के नाम से पहचाने जाते हैं। उनकी पहचान इस नए नाम से कैसे हुई? वो विविध विधाओं में कार्य करते हैं। भोजपुरी के वरिष्ठ रचनाकार, हिंदी में ललित निबंध लिखने वाले गिने चुने लेखकों में से आप शामिल हैं। आपने बहुत गंभीर आलोचनात्मक कार्य किया है। वहीं आपने मध्यकालीन और बहुत अलग दिशाओं में जो काम करने वाले हैं उनमें आपका नाम शुमार होता है। कवि, सांस्कृतिक कर्मी और साथ ही साथ में लोक नाट्य पर आपका बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो अनेक संस्थाओं में आप रहे, सचिव के तौर पे, अधिकारी के तौर पे, संपादक के तौर पे आपने अनेक अनुभव प्राप्त किए। आपकी जो मित्र मंडली है वो बहुत लंबी है। आपके अध्ययन का भी हम लोहा मानते हैं कि आपने बहुत पढ़ा है, बहुत आयोजन किए हैं, संचालन किए हैं। एक विविध प्रकार के क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे हिंदी साहित्य के, भोजपुरी साहित्य के वरिष्ठ साथी परिचय दास जी का मैं एक बार फिर से इस मंच पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर, आपको प्रणाम करता हूं। मेरा बहुत से बहुत आभारी हूं आपका जी माननीय नीरज दहिया जी और हमारे देवेंद्र जी, जन सरोकार मंच और पूरे बीकानेर और राजस्थान और पूरे भारत के जो हमारे भाई हैं उन सब के प्रति कृतज्ञता अनुभव करता हूं। माननीय नीरज जी बहुत सुंदर लेखक हैं। मैं इनको बहुत समय से प्यार करता हूं, उनके लेखन को आदर देता हूं। वह कुछ विरल ऐसे रचनाकारों में हैं जो राजस्थानी और हिंदी में द्विभाषी रूप से लिखते हैं। न केवल गद्य में उनका एक विरलतम हस्तक्षेप है, क्योंकि गद्य की भाषा और जो आलोचना की समकालीन प्रासंगिक भाषा का वे उपयोग करते हैं, साथ ही कविता में जो वे उपक्रम करते हैं, बिंबों का उपयोग करते हैं और स्वजन हैं, सज्जन व्यक्ति हैं। मैं इन सभी लोगों के प्रति, विशेष तौर से नीरज भाई के प्रति बहुत आभार और कृतज्ञता अनुभव करता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम चर्चा का आरंभ इस प्रकार करते हैं कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके बचपन में जो साहित्य के संस्कार आपके आए जीवन में, वो किस प्रकार साहित्य के संस्कार आए? आपको कविता लिखने की प्रेरणा किस आयु में मिली? आपके बचपन में किन लेखकों से आप प्रभावित रहे? आप क्या पढ़ते रहे? क्या भोजपुरी साहित्य से आपका संपर्क रहा या मैथिली से रहा, हिंदी से रहा? जब आप बड़ी कक्षाओं में आए तो अंग्रेजी से रहा? ये जो बचपन में डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव के बनने की जो कहानी है, उस पर कुछ प्रकाश डालें। बहुत अच्छा प्रश्न है नीरज भाई। वास्तव में मुझे बहुत बचपन से ही आभास होने लगा था कि मुझे साहित्य बहुत प्रिय है। मेरे एक बाबा थे, छोटे बाबा, उनका नाम था राजवंश लाल। वो हमें प्राइमरी में हिंदी पढ़ाया करते थे। वो उस स्कूल के प्रिंसिपल भी थे, प्राचार्य भी थे। वो मेरे सगे छोटे बाबा थे, राजवंश लाल जी। चूँकि मेरे जो अपने बाबा थे चंद्रभान लाल जी, वो तो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर यानी चकबंदी अधिकारी थे, लेकिन उनका भी साहित्य में बहुत गहरा हस्तक्षेप था। आपको आश्चर्य होगा और अच्छा लगेगा कि चंद्रभान लाल जी जो मेरे बड़े बाबा थे, वो मेरी उंगली पकड़ के जब खेतों में ले जाते थे तो शेख सादी की कविताओं को, जबकि मेरी उम्र मुश्किल से 6-7 साल की रही होगी, मुश्किल से 6-7 साल की, वो फारसी की कविताओं का पाठ और उसका हिंदी अनुवाद बताते थे। चूँकि मेरे परिवार में संस्कृत, अंग्रेज़ी, फारसी, अरबी, उर्दू, हिंदी, भोजपुरी,
इन भाषाओं का लगातार प्रवेश रहा है। मेरे पिताजी श्रीमान पूज्य राजेंद्र लाल जी खुद संस्कृत के धारा प्रवाह वक्ता हैं, संस्कृत धारा प्रवाह बोलते हैं, अंग्रेजी में उनकी बहुत अच्छी गति है। अभी ईश्वर उनको आयु दे, 81 वर्ष के हैं और उनका बहुत गहरा संस्कार हिंदी का है। इन लोगों ने मिलजुल करके, और मेरी माँ श्रीमती माधुरी देवी ने, जो कि अभी 3 ही वर्ष पहले हमसे विदा हो गई दिल्ली में एम्स में, उन्होंने भोजपुरी के जो संस्कार दिए, यहाँ तक कि जो मेरी दादी थी, 3 दादियाँ मेरी थीं, शहजादी देवी और मेवाती देवी और सिरताजी देवी, इन तीनों ने जो भोजपुरी का संस्कार दिया, लोकगीतों का संस्कार दिया, विशेष तौर से लोकगीतों में जो जन सरोकार है, जो जन दृष्टि है, साथ ही जो खान पान है, जैसे कैसे परवल की मीठी मिठाई बन सकती है, जो भोजपुरी के अपने उपक्रम हैं, जो भोजपुरी के अपने मेले ठेले हैं, रामनवमी है, आज भगवान राम का जन्मदिन है, तो गांव के पास जो भिखारीपुर एक जगह है, वहाँ जो भगवान राम का मेला आज भी लगता है, तो हम साइकिल पे जाते थे, पैदल जाते थे, चरखी खरीदते थे। वो जो संस्कार हमको धीरे धीरे मिलते गए। साथ ही हमारे गांव के पास एक देवलास नामक जगह है। चूंकि मेरा घर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना तहसील के देवलास नामक स्थान पर हुआ, रामपुर कांधी गांव में, तो देवलास जो जगह है वो देवल अर्क शब्द से मिला बना है। देवल अर्क का मतलब, देवल माने सूर्य, अर्क देवल का मतलब मंदिर और अर्क का मतलब सूर्य। सूर्य का बहुत प्रख्यात मंदिर है, तो वहां मेला सूर्य का लगता है छठ का, कार्तिक मास में दिवाली के 6 दिन के बाद, और वो मेला लगभग 5 दिन तक लगातार चलता है। वहां नौटंकी होती थी, नौटंकी, हाथी बिकते थे, घोड़े बिकते थे। वो प्राचीन समय आप याद करिए, 30, 35, 40 साल, 45 साल पुराना समय, तो घोड़े बिकते थे, हाथी बिकते थे, सर्कस आते थे, और नौटंकी विशेष तौर से आती थी। बहरे तबील में नौटंकियां गाई जाती थी। उन्हीं नौटंकियों के असर से जब हमने फणीश्वर नाथ रेणु को पढ़ा, तीसरी कसम पढ़ी, मैला आंचल उनका पढ़ा, तो हमने को रिलेट किया। और बाद में जब मेरी शादी, राजस्थानी एक हमारी पत्नी हैं, वो मूलतः जोधपुर में पैदा हुई, वंदना जी, वंदना श्रीवास्तव, तो उनके आने से, वो बहुत अच्छी पेंटर हैं, वो राजस्थानी पेंटिंग और भोजपुरी और मिथिला सभी पेंटिंग्स, फोक पेंटिंग्स का बहुत गहरा समंजय उनके पास है। उनके आने से पूरा परिवार का जो माहौल है वो पूरा मारवाड़ी राजस्थानी हो गया। यहाँ तक कि वो मारवाड़ी बोलती हैं, मारवाड़ी में बात करती हैं, मारवाड़ी हमको खाना देती हैं, चाहे वो किसी तरह का व्यंजन हो, किसी तरह का यानी कि लोकगीत हो। तो इस तरह से मिलजुल करके हमने एक सांस्कृतिक अपना सामंजस्य स्थापित किया। और यह कहना सही है आपका कि हम भारतीय साहित्य में या भारतीय सांस्कृतिक चित्त में प्रवेश करने लगे धीरे धीरे। और यही मेरी जीवन की, बचपन की कहानी है। और साहित्य ने हमको प्रेरित नहीं किया होता तो हमें कुछ और करना था, क्योंकि हम विज्ञान से इंटरमीडिएट किए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। तो लगता था कि हम इलाहाबाद से हमने किया था, सीएवी इंटर कॉलेज से। आपको अचरज होगा कि सीएवी इंटर कॉलेज में मुझे, जब मैं फाइनल ईयर में था और प्रीवियस में था 12वीं 11वीं में, तो नागार्जुन के हाथों 3-3 पुरस्कार प्राप्त हुए। और नागार्जुन ही थे जिन्होंने हमें हिंदी साहित्य सम्मेलन के कक्ष में बुलाया पुरस्कार के बाद कि भाई ये लड़का कौन है, हमसे मिले। तो प्रिंसिपल साहब जो प्रभु दयाल सक्सेना थे, उन्होंने भेजा कि भाई नागार्जुन जैसे बड़े आदमी कवि बुला रहे हैं, तुम्हें मिलना चाहिए जाके। तो बगल में ही हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद का है, चंद्रलोक सिनेमा के सामने। मैं गया, हम 3 मित्र गए अपने इंटरमीडिएट के, और तीनों से उन्होंने पूछा कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है। तो मैंने कहा कि मेरी मातृभाषा बाबा भोजपुरी है। तो उन्होंने कहा कि कमाल है कि तुम भोजपुरी में लिखते हो कि नहीं लिखते हो। मैंने कहा कि मैं 1975 में पहला एक गीत भोजपुरी में लिखा था जब मजदूरों ने हड़ताल की थी। तो उन्होंने कहा कि आगे विकसित क्यों नहीं किया। तो मैंने कहा कि हाँ, वो नहीं हो पाया, लेकिन मैं हिंदी में लगातार लिखता हूँ। तो उन्होंने सलाह दी
कि कभी भी अपनी माँ की बोली को भाषा में और साहित्य में मत छोड़ो। वही तुम्हें ऊंचाई देगी, वही तुम्हारा चित्त रमेगा और वही तुम वो कुछ कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। क्योंकि जो संवेदनशीलता है, जो भाषा की इंटेंसिटी है, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, जो अंतर स्थलता का जो परिचायक है, वो अपनी मातृभाषा है, महतारी की बोली है। उन्होंने बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया नीरज भाई, आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा कि कभी कभार मैं इसलिए बंगला में लिखता हूँ, पाली में लिखता हूँ, सिंहली में लिखता हूँ, नेपाली में लिखता हूँ। तो मैंने पूछा कि क्यों लिखते हैं आप? उन्होंने कहा कि इस समय की स्थिति, आप ये याद करें कि यह 1979 में बात हो रही है, 79-80 में बात हो रही है। तो नागार्जुन ने कहा कि कई बार जब मैं प्रेम पर कविता लिखता हूँ हिंदी में, तो लोग कहते हैं कि बाबा जो है रिएक्शनरी हो गया है, प्रतिक्रियावादी कविताएं लिख रहा है। प्रेम का क्या महत्व है अगर समाज में संघर्ष है, समाज में असमानता है, समाज में विभेद है, तो बाबा को विभेद को दूर करने की कविता लिखनी चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा कि तुम एक बात जानो कि केवल विभेद को दूर करने की ही कविता एकमात्र कविता नहीं हो सकती। कविता के विविध रंग हैं, उसमें प्रेम है, संवेदनशीलता है, जीवन है, बहुत सारे कलर्स हैं। तो केवल असमानता को दूर करने के लिए कविता नहीं लिखी जा सकती, बल्कि प्रेम को अभिव्यंजित करने के लिए, हमको प्रकृति को अभिव्यंजित करने के लिए, अपने घर परिवार को भी प्रस्तुत करने के लिए कविताएं लिखी जानी चाहिए। इसलिए मैं हिंदी से इतर अनेक भाषाओं में कविता लिखता हूँ। तुम्हें भी भोजपुरी में कविता लिखनी चाहिए। और वहीं से मैंने लगातार भोजपुरी में लिखना शुरू किया। और बाद में जब मैं मैथिली भोजपुरी अकादमी का सचिव बना और हिंदी अकादमी का दिल्ली सरकार के, तो एक ऐसा दायित्व मिल गया था कि दोनों भाषाओं को, यानी कि मैथिली भोजपुरी का तो था ही, हिंदी का भी था, तो हमने मैथिली में भी प्रयास शुरू किया। और अभी मैं कह सकता हूं कि मैंने काफ़ी, अभी तक मैंने, यह पहली बार मैं उद्घाटन कर रहा हूं आपके मंच के माध्यम से, यह मैंने सामने किसी के रखा नहीं है। मैंने अनेक मैथिली रचनाएं तैयार रखी हैं, जब समय आएगा तो मैं उसको प्रस्तुत करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सुंदर और सुखद यात्रा है कि हमारे हिंदी के नागार्जुन जैसे कवि का आपको आशीर्वाद मिला, सानिध्य मिला। उस समय आप रविंद्रनाथ श्रीवास्तव नाम से जाने जाते थे। आपने शोध किया, पीएचडी, आपका क्या विषय रहा पीएचडी का वो बताएं। साथ ही साथ में ये जो नाम परिवर्तन आपने बाद में किया, परिचय दास नाम से आप पहचाने जाने लगे, एक पूरे के पूरे नाम को, उसकी यात्रा को छोड़कर नए नाम को रखने की कहानी भी हमारे दर्शकों को बताएं। नीरज भाई, ऐसा है कि रविंद्रनाथ श्रीवास्तव नाम से मैंने काफ़ी लिखा है। आपको अचरज होगा कि मैंने कक्षा 9, 10, 11, 12 और बीए और एमए तक, यानी कि फैजाबाद का, यानी अयोध्या का एक बहुत प्रमुख अखबार है, उसका नाम है जनमोर्चा। शीतला प्रसाद सिंह जी उसके संपादक थे। और मैं जब वहाँ गया, फैजाबाद में मेरी छोटी बुआ रहती थी, 1983-84 की बात है। तो बहुत सारी रचनाएं मेरी जनमोर्चा में छपी। कथा ये है कि एक वहाँ पर गुलाब बाड़ी करके एक मोहल्ला है, जहाँ पर हमारी वेश्याएं बहनें रहती हैं। मतलब उनको, अगर आप इस संज्ञा से माफ़ करें, कहना पड़ेगा, कोई शब्द नहीं हमारे पास है। तो मैं उस मोहल्ले में गया तो मेरी आंखों से करुणा आ गई, आंसू आ गए, और वो कविता फूटी और वहीं अखबार में छपी। इस तरह से लगातार ढेर सारी रचनाएं, अगर कोई फाइल उठा के कोई शोधक या कोई मित्र हमारा निकाल के देखे जनमोर्चा की उस समय की फाइलें, सभी वो जो रचनाएं हैं आज अखबार में प्रकाशित और तमाम अखबारों में रविंद्रनाथ श्रीवास्तव के नाम से। लेकिन जब पीएचडी पूरी हो गई और डीलिट में मैंने आगरा विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया, तो उसकी कथा यह है कि आगरा विश्वविद्यालय में केएम मुंशी इंस्टीट्यूट है, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी विद्यापीठ, उसमें हमने डीलिट में प्रवेश लिया। और प्रवेश के एकमात्र सूत्रधार थे प्रोफेसर महेंद्रनाथ दुबे। वो बहुत बड़े विद्वान थे
और असमिया साहित्य, बंगला साहित्य, वो भारतीय साहित्य के विद्वान थे। साहित्य अकादमी ने और भारतीय ज्ञानपीठ ने उनका बहुत सारा प्रकाशित किया है। मैं अत्यंत उनका, अब वो नहीं है इस दुनिया में, अत्यंत सिर झुका के उनका स्वागत करता हूँ, आदर करता हूँ, प्रणति देता हूँ। उन्होंने ही मेरा डीलिट में एडमिशन वहाँ करवा दिया। यद्यपि यहाँ तक उन्होंने छूट दी कि मैंने इंटरव्यू भी वहाँ जाके नहीं दिया, फिर भी मेरे एप्लीकेशन के आधार पर वो चेयर कर रहे थे। वो प्रभावित थे या कैसे थे, कितना प्यार करते थे, ये तो उन्हीं के पास चला गया। हो सकता है कि मैं लगातार लिखता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, उसकी आभा के आधार पर, उसकी चमक के आधार पर, उसके प्यार के आधार पर उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो चेयर कर रहे थे उस पूरी कमेटी के, वो अध्यक्ष थे विभाग के। तो डीलिट जब मैं कर रहा था तो मैं इलाहाबाद में भी रहता था और आगरे में भी जाता रहता था। राजा मंडी होते हुए वो सारा का सारा आगरा जो है अपना जाता ही रहता था। तो ये बात आई कि रविंद्रनाथ श्रीवास्तव नाम के अत्यंत अच्छे लेखक काफ़ी हो चुके हैं। उदाहरण के रूप में मेरा जो डीलिट में प्रवेश का मामला आया वो रविंद्रनाथ श्रीवास्तव के अंडर में भी आया। वो बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हो चुके हैं भारत के, बहुत बड़े। मैं ऐसा मानता हूँ कि शैली विज्ञान में उनसे बड़ा विद्वान भारत में कोई पैदा नहीं हुआ। मैं दो लोगों को शैली विज्ञान का प्रमुख सूत्रधार मानता हूँ भारत का, एक डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव और दूसरे डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। दोनों के अलग अलग कोण हैं, दोनों कोणों का स्वागत है, लेकिन जो अधुनातन गामिता, जो प्रगतिकामिता, जो वेस्टर्न और इंडियन का एक सिंथेसिस है, जो एक अप्रोच है, संघनन है, वो आपको प्रोफेसर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव में, जो मेरे हमनाम थे, वरिष्ठ थे और दिल्ली विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान के प्रोफेसर थे, वो मुझे बुलाए, मैं उनके पास गया, बात तय हो गई कि मुझे उनके अंडर में डीलिट करना है, उनके साथ करना है। लेकिन अंततः कहाँ तक बात आई कि थोड़ी समय के बाद उनका देहांत हो गया। ये बड़ा दुखद रहा। तो एक तो ये था, फिर और भी कई लोग ऐसे थे हिंदी में और कई भाषाओं में जो मेरे हमनाम थे। तो ये पाया गया मित्रों के द्वारा और हमारे कई साथियों के द्वारा कि नहीं, एक नाम भी अस्मिता का आधार बनता है, बनता आधार है। तो इसलिए कुल मिलाकर के एक नाम चयनित किया गया और केवल मेरा योगदान नहीं है, बहुत सारे मित्रों का है। जब मैं इलाहाबाद में था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का बहुत एहसान मुझ पर है, जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी का एहसान है। मैं लाइब्रेरी में, यहाँ तक कि रेलवे लाइब्रेरी गोरखपुर का बहुत बड़ा एहसान मुझ पर है। मैं घंटों बैठा रहता था रेलवे लाइब्रेरी गोरखपुर में, क्योंकि वहाँ एक प्रख्यात कवि नौकरी करते थे, उनका नाम था देवेंद्र कुमार। बहुत बड़े कवि थे हिंदी के। उनका अच्छा अभी लोग नहीं ठीक से जान पाए हैं, यह हमारा आलोचना का सौभाग्य नहीं माना जाएगा। देवेंद्र कुमार, एक पेड़ चांदनी लगाया है आंगने, एक फूल फूले तो आ जाना मांगने। बहुत सुंदर उन्होंने गीत और कविताएं लिखी हैं और बहुत जमीन से आए हुए कवि थे। तो वो रेलवे की लाइब्रेरी, उनकी वजह से मैं जाया करता था। वो रेलवे विभाग में कर्मचारी थे, उन्होंने हिंदी से एमए किया था। और इसी तरह से जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी थी, वहाँ भी मैं लगातार जाता था। और इलाहाबाद में आपको अचरज होगा नीरज भाई कि हिंदी विभाग से ज़्यादा तो अंग्रेजी विभाग में मेरा प्रवेश था। एक मानस मुकुल दास हुआ करते थे। मानस मुकुल दास जी प्रोफेसर हेड थे और अज्ञेय जी के बड़े निकट थे। अज्ञेय जी और विद्यानिवास जी दोनों के बड़े निकट थे। तो उनकी जो माँ थी आशा मुकुल दास जी, वो भी, उनका पूरा परिवार जो डॉक्टर था, वो अज्ञेय जी के अत्यंत निकट था, ज़्यादा ही निकट था। तो मैं जब भी कहीं व्याख्यान देता था, लिखता था, आपको अचरज होगा कि मैं बहुत पहले से ही नवभारत टाइम्स और कादम्बिनी और कई अखबारों में लिखता रहता था। जी जी। तो पढ़ते थे वो, हिंदी अंग्रेजी के अध्यापक होके हिंदी के मेरे लेख को पढ़ते थे, सराहते थे। और मेरे मित्र थे सुरेश चंद्र द्विवेदी, जो वहाँ बाद में प्रोफेसर अध्यक्ष हुए। बहुत सारे मित्र थे। तो मैं हिंदी से ज़्यादा तो अंग्रेजी विभाग में जाता था, संस्कृत विभाग में जाता था, और हिंदी में तो जाता ही था। हिंदी में जगदीश गुप्त जी मेरे बहुत प्रिय थे और मैं उनके घर नाग बासुकी जाया करता था। और आपको याद ही होगा कि जगदीश गुप्त जी नई कविता के वो सर्जनात्मक आलोचक हैं
जिन्होंने नई कविता की आलोचना को धार ही नहीं दी है, एक बिल्कुल। ऐसी तमीज दी है कि आप उससे मोहित हो जाएंगे और चकित हो जाएंगे कि किस लेवल का है। तो मैं काफी परिमल का प्रशंसक रहा हूं। परिमल जो पूरा साहित्य आंदोलन था उससे सभी से जुड़ा रहा हूं। केशव चंद्र वर्मा इलाहाबाद में थे, मैं उनके पास जाता था। मैं कई बार आज भी मानता हूं, मैंने आलोचना में लिखा है कि जो सम्मान केशव चंद्र वर्मा को हिंदी के व्यंग्य में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वो आधुनिक व्यंग्य के प्रथम पुरुष कहे जा सकते हैं। यहाँ जी। तक कि जो हमारे ये आपके और लोग जो व्यंग्यकार बाद में आए उनसे काफी सीनियर वो माने जा सकते हैं। उनके अनेक ग्रंथ ज्ञानपीठ से छप चुके थे। तो ये पूरा माहौल इलाहाबाद में ऐसा तैयार हो गया था कि जब भी मैं कहीं जाता था, गोष्ठियों में जाता था, विचार के क्रम में जाता था, तो अपनी बात कहता था। और सबसे बड़ा ये हुआ कि इलाहाबाद में एक बहुत सुंदर स्थान है, कभी आप जाएं, इलाहाबाद म्यूजियम उसका नाम है, इलाहाबाद संग्रहालय। तो इलाहाबाद संग्रहालय में जब भी कभी मतलब मैं जाता था तो वहाँ कभी साहित्य की गोष्ठी होती थी, तो मैंने एक बार कई लंबी भोजपुरी कविताएं सुनाई। तो जगदीश गुप्त जी बुलाए बाहर, जब गोष्ठी खत्म हो गई तो हंसते हुए कंधे पे हाथ रख के कहे कि परिचय दास जी, आप क्या चाहते हैं कि आप भोजपुरी के सूरदास हो जाएं? तो हमने बहुत हंसी से हमने कहा कि अरे सर, ये तो कॉम्प्लीमेंट बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा आलोचक जो हमारे समय का सितारा आलोचक है, क्योंकि प्रोफेसर विजय देवनारायण शाही और जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी से बड़ा आलोचक बिल्कुल कौन हो सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल उन्होंने सर। कहा कि आप इसको धार को जारी रखिए, और जी। मैं उसको जारी रखा। और संजोग से सीताकांत महापात्र जी उस कार्यक्रम को चेयर कर रहे थे, बिल्कुल। तो मुझे बल मिला हम- और इन्हीं क्रमों जी। से धीरे धीरे मेरी गति आगे बढ़ती चली। जी। आपका शोध का विषय क्या रहा? शोध मैंने समकालीन हिंदी का पीएचडी का शोध बता रहा हूँ। जी जी जी। समकालीन हिंदी कविता में नगरीय जीवन यथार्थ 1900 1970 से 1960 से 85 तक, यानी जी 25 वर्षों के जी। हिंदी की समकालीन कविता में जो अर्बन सिविलाइजेशन है, एक तरह से बिल्कुल। सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर पे काम किया, साहित्य जी। के समाजशास्त्र पर। और बिल्कुल। वही काम हमने डीलिट में भी किया। जी। डीलिट में जो हमारा शोध का विषय था, जो कि पूरा तो हो गया था लेकिन मैं जमा नहीं कर पाया आज तक, वो विषय था हिंदी की जो का उपन्यास शास्त्र है, हिंदी के उपन्यासों में दलित चेतना। हमने तो लंबा विषय दिया था, उसमें गांधी और अंबेडकर और कई लोगों का कंपैरेटिव स्टडी, लेकिन कमेटी ने और प्रोफेसर महेंद्र नाथ दुबे ने उसको काट छाट करके यह विषय दे दिया, तो उस पर मैंने काम किया। जी। तो आपके पीएचडी में जो कविता का विषय था और उसके बाद डीलिट में आपने उपन्यास का विषय लिया, और आगे चलकर आपने ललित निबंध जैसे बहुत जटिल काम को अपनाया और उसे साकार कर दिखाया। तो ये कैसा संभव हुआ कि एक हिंदी कविता के नगरीय बोध पर, आधुनिक जीवन पर, उपन्यास में दलित चेतना की बात करने वाले, भोजपुरी कविता के साथ मैथिली और हिंदी और अंग्रेजी और बहुत सारे जो हमारे देश के वरिष्ठ लेखक रहे उनसे मेल जोल, संपर्क, उनकी गोष्ठियों में सुनना, इन सब के बाद में ये जो निबंधकार के रूप में, आलोचक के रूप में परिचय दास जी का नाम हमारे देश और दुनिया में होता है, तो ये निबंधकार कैसे बनने की कोई खास वजह रही आपके? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी ने भी यह सवाल आज तक मुझसे किसी ने भी पूछा है। तो इस मंच के माध्यम से अभी मैं शायद पहली बार यह बात रखूंगा। वास्तव में मैं चार्ल्स बेकन के और बहुत सारे निबंध पढ़ा करता था। साथ ही मैं टीएस इलियट का तो फैन हूं बिल्कुल, बावजूद इसका कि उनका लोकतंत्र में कैसा भरोसा आप सब जानते हैं, वो नहीं है उस तरह का, वो राजतंत्र को चाहते हैं। लेकिन टीएस इलियट से लेके और तमाम स्टीफन स्पेंडर और ये तमाम लोग हमारी पसंद के, मुझे तो गर्व है कि मैं स्टीफन स्पेंडर से मिल भी चुका हूँ। जब विश्व कविता समारोह हुआ था भोपाल में, तो मैं गया था, तो उनसे भेंट हुई थी। जी और मैं उनकी एनकाउंटर पत्रिका का बहुत
प्रशंसक रहा हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ। साथ ही आपको अच्छा लगेगा कि पूरी भारतीय भाषाओं में जितने भी निबंधकार हैं, पूरी भारतीय भाषाओं में, चाहे असमिया के, चाहे बंगला के, चाहे उड़िया के, चाहे मैथिली के, चाहे यहाँ तक कि कन्नड़ और मलयाली और तमिल, तमाम नेपाली वगैरह सब, मैं गंभीरता से, खास तौर से गुजराती को मैं खास तौर से, सुरेश जोशी मेरे बहुत पसंद के निबंधकार हैं, सुरेश जोशी, मैं उन्हें बहुत लाइक करता हूँ। और काका साहब कालेलकर को मैं मान देता हूँ। सच बात यह है कि काका साहब कालेलकर का जैसा मान सच में होना चाहिए था हिंदी में, वो हमारी आलोचना का एक पूरा प्रसंग है, जिस पर एक पूरा इंटरव्यू ही चला जाएगा हिंदी की आलोचना शास्त्र पर। उनको वो मान नहीं मिला, जबकि वो हिंदी के ललित निबंधकारों में, हिंदी के निबंधकारों में प्रथम पांक्तेय उनको माना जा सकता है आधुनिक रूप में, और गुजराती के तो प्रथम पांक्तेय हैं ही वो। जैसे कि मीराबाई को जितना हम ब्रज में, जितना हम मेवाड़ी में, जितना मारवाड़ी में, जितना अनेक भाषाओं का संघनन पाते हैं मीराबाई में, तो मैं पढ़ता रहता था। लेकिन मुझे प्रताप नारायण मिश्र के जो निबंध हैं, या जीपी श्रीवास्तव के कुछ व्यंग्य के निबंध हैं, या आपने कुछ निबंध या कुछ आलोचनात्मक प्रसंग सांवर दैया के भी, अब आप कहेंगे कि सांवर दैया जी कैसे बीच में आ गए, तो एक हमारे अत्यंत शुभचिंतक थे, उनका नाम था श्री राम वर्मा। श्री राम वर्मा चौथे सप्तक में, जो अज्ञे जी द्वारा संपादित चौथा सप्तक है, उसके वो कवि हैं श्री राम वर्मा, और आजमगढ़ के डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में वो विभागाध्यक्ष भी थे, माने अध्यापक थे वहां पर। तो लगातार हम उनके टच में रहते थे और उनसे संवाद करते थे। तो जिन कुछ लोगों का वो नाम लेते थे, उसमें राजस्थानी में पहला नाम वो सांवर दैया जी का लेते थे। पहली बार मैं उनके मुख से सुना, उन्होंने उनका लिटरेचर भी दिया, मैंने उस समय पढ़ा। तो धीरे धीरे एक जो गद्य है हमारे अंदर, वो बराबरी की हैसियत लेता गया कविता से। ये आपको बहुत आश्चर्य होगा कि लोग बैलेंस प्राय नहीं रखते, या तो कविता की ओर झुके रहते हैं या फिर गद्य की ओर झुके रहते हैं। ये जो बराबरी है कि हम, जैसे महादेवी वर्मा, मैं उनको एक आइडियल मानता हूँ नीरज भाई, अपने हिंदी लिटरेचर में आइडियल। कैसे आइडियल मानता हूँ कि जितना उनका कविता पक्ष है, अगर आप कंपैरेटिवली देखें उनका गद्य पक्ष, तो आपको कई बार लगेगा कि गद्य बहुत भारी है, कई बार लगेगा कि कविता बहुत भारी है। ये अद्भुत संयोगिकता है ऐसे ऐसे बड़ी कवित्री, बड़े गद्यकार में, जहाँ रिपोर्टाज है, निबंध है, समीक्षा है, महादेवी जी में जहाँ पे रेखा चित्र है। और यही पक्ष आपको मैंने आकर्षित मुझे किया, और फिर मेरे अंदर गद्य प्रविष्ट होता गया। और इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी योगदान कम नहीं है, क्योंकि उनके निबंध कुछ मैंने पढ़े, विद्यानिवास जी के निबंध हमने पढ़े, और विशेष तौर से कुबेर नाथ राय जी के निबंध पढ़े। तो कुबेर नाथ राय जी से जब निबंध मैंने पढ़ा, तो उनके निबंध नेशनल पब्लिशिंग हाउस से छपते थे, और संयोग कुछ सौभाग्य हुआ कि मेरी भी 3-4 किताबें नेशनल ने छापी। और आपको ज्ञात ही है कि अनुपस्थित दिनांक और कविता की धीमी आंच में और सीताकांत जी पर पूरी एडिट किताब नेशनल ने छापी हुई है। ये सारी चीजें नेशनल ने छापी थी, और नेशनल को यह सौभाग्य है पूरे भारतीय साहित्य के प्रकाशकों में, या मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, जिसने ललित निबंध की विधा को प्रथम श्रेणी के रूप में छापा। कोई ऐसा प्रकाशक भारत में नहीं है। वैसे यह कह के थोड़ा सा शायद किसी को अच्छा न भी लगे, लेकिन अनेक ऐसे प्रकाशक हैं जो ललित निबंध को अभी भी मेन स्ट्रीम में रखने से कतराते रहे हैं, और उन्होंने मेन स्ट्रीम में उसको प्रकाशित नहीं किया। अमूमन आप छोड़ दें कि किसी हजारी प्रसाद को और किसी विद्यानिवास को छाप दिया हो, लेकिन समकालीन लेखक को, और स्पेशली आप कम ही लोग हैं जिन्होंने कुबेर नाथ राय को नेशनल के अलावा छापा हो। तो मैंने रत्ती रत्ती पढ़ा, मेरे अंदर एक लास्य का बोध, रस का बोध जागृत हुआ। लेकिन बीच बात ये रही
कि इन निबंधकारों को पढ़ते हुए मैंने अपना एक निबंध शास्त्र विकसित किया। मैंने कॉपी नहीं की किसी की, मैं कभी रचनाओं में कॉपी नहीं करता, ये मैं कोशिश करता हूँ। कविता भी लिखता हूँ तो हर बार अपने लिखे हुए को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो निबंध में भी मैंने नए किस्म की तार्किकता, नए किस्म का भावबोध, नए किस्म की समकालीनता और जो विचारों का आंदोलन हमारे समय में चल रहा है, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बहुत कम ध्यान गया है जी लोगों का। कुबेर जी नाथ राय की एक रचना पुस्तक है, उसका नाम है विषाद योग। मैं इस मंच के माध्यम से उस पुस्तक का नाम लेना चाहूंगा। विषाद योग में जिस तरह से उन्होंने आलोचना प्रस्तुत की है, अस्तित्ववाद को समझाया है, ऐसा आपको भारतीय साहित्य में दुर्लभ होगा। लेकिन हमारे यहाँ एक इमेज बन जाती है, स्पेशली हिंदी लिटरेचर में, भोजपुरी में, राजस्थानी में, मैथिली वगैरह में। ऐसा दूसरी भाषाओं में नहीं है। यह मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा आपको कि आपकी इमेज अगर एक ललित निबंधकार की या कवि की बन गई तो बस अब आप आलोचना शास्त्र आप जितना अच्छा लिखें। उदाहरण के रूप में कुंवर नारायण की आलोचना को लोगों ने लिया ही नहीं गंभीरता से, फिल्मों के शास्त्र को गंभीरता से लिया ही नहीं। त्रिनेत्र रावत इतने अच्छे फिल्म के समीक्षक थे, उन पर हिंदी साहित्य का ध्यान ठीक से गया ही नहीं। कुछ दिनमान ने जरूर छापा मैं कहूँगा, और कुछ रिपोर्टाज जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु से अज्ञे जी ने दिनमान के संपादक रहते हुए पटना से लिखवाए। जब वहाँ सूखा हुआ या वहाँ पे बाढ़ आई तो उसकी प्रगति उन्होंने पूछी, उसकी आख्या मांगी, और रेणु ने इस कदर उसको लिखा कि आज वो हमारे हिंदी साहित्य ही नहीं, भारतीय साहित्य का एक स्वर्णिम अध्याय है, एक जो कि रिपोर्ट है वो, कि पटना और बिहार में कैसे बाढ़ आई, कैसे सूखा पड़ा। लेकिन अगर आपको हिंदी में रिपोर्टाज का श्रेष्ठतम उदाहरण कहीं पेश करना है, श्रेष्ठतम, तो ऋण जल धन जल जो उनकी पुस्तक है रेणु की। तो ये जी जो हमारी विविध जो गद्य की विधाएं हैं, जिन पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, जिस पर हमारी दृष्टि जानी चाहिए, अमूमन नहीं गई। एक बहुत बड़ा कारण हमें लगता है आलोचना का कविता केंद्रित होना। कविताएं ही आलोचना का मुख्य आधार बन गई हैं। लगातार हमने गद्य को आलोचना के शास्त्र के रूप में विकसित नहीं होने दिया। अब केवल अगर गद्य में देखा जाए तो उपन्यास और कहानी को ही लोग आलोचना का विषय बनाते हैं। वो भी जो पत्रिकाओं में आ रही हैं वो केवल टिप्पणियां हैं, एक तरह से संतुलित आलोचना नहीं है। और मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूं, लेकिन ज्यादातर लिखे लेखों का ही संपादन आलोचना शास्त्र माना जा रहा है, सुव्यवस्थित लेखन आलोचना के लिए। तो हुआ क्या है कि गद्य का एक तरह से जो एक ध्यानाकर्षण होना चाहिए बृहत्तर रूप में, वो नहीं जी हुआ। लेकिन मुझ जी पर असर ये हुआ कि जो विविध भाषाओं के ललित निबंधकार थे और उनमें जो लालित्य है, देखिए ललित निबंधकार तो कई हैं पूरे देश में और हिंदी में भी हैं। मैं सबका समादर करता हूं, मैं छापता हूं, उनको इज्जत देता हूं, लेकिन उनमें कई बार विवरणात्मकता बहुत है। इस शब्द को ध्यान दें आप, डिटेलिंग्स बहुत है, और उसमें इतिवृत्तात्मकता यानी कहे हुए को दोबारा कह देना, उसमें लास्य लाना, उसमें लालित्य लाना, कथन की भंगिमा लाना, चारुता लाना, भाषा में एक ऐसा सौंदर्य बोध पैदा करना, भाषा को उस आभा मंडल तक ले जाना कि एक विविध भाषा का रूप प्रकट हो, लालित्य हो, और गद्य भी ऐसा महसूस हो कि वो एक क्राफ्ट है कविता जैसा। ये लालित्यपूर्ण निबंध का बहुत बड़ा लक्षण होना चाहिए। लोगों के पास न तो समय है कि इतने, देखिए निबंध लिखने के लिए आपको शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा, दोनों तरह के शास्त्र, एक तो पुराने शास्त्र, दूसरे नए शास्त्र। पुराने शास्त्र से मतलब कि जो आपकी परंपरा के मूल आधार हैं, रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, पौमचर्यु है, ये आधार आपको। आवाज आवाज सर, आवाज चली गई थोड़ी। आवाज, माइक बंद है सर, अभी वापस बंद हो गया माइक। माइक चालू करेंगे सर।
आप मुझको सुन पा रहे हैं? अभी माइक बंद हो गया आपका, म्यूट हो गया, उसको प्लीज चालू करें। आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं, म्यूट माइक दिखा रहा है आपका। स्क्रीन पे टच करके आप माइक को है उसको ऑन कर लीजिए। जी। जी तो जी, अब आवाज आ रही है। जी जी, बोलिए सर। तो मैं ये कह रहा था कि जो लालित्यपूर्ण जो निबंध हैं, उनका सबसे बड़ा लक्षण यह है कि उसमें भाषा का आभा मंडल हो, उसमें चारुता हो, सौंदर्य का अवबोध हो, गद्य का क्राफ्ट ऐसा हो जिसमें कविता भी जुड़ी हुई हो, और आपको पुराने शास्त्रों के साथ साथ जो नए शास्त्र हैं, यानी कि अगर आपको महाभारत है, रामायण है, उपनिषद हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, पौमचर्यु है, या विविध आपको अद्दहमाण की संदेश रासक है, या प्राकृत जो ग्रंथ हैं, गाह सतसई से लेके रीतिकाल है, आपका भक्तिकाल है, वहां से लेके जो इस समय का जो एक तरह से प्रसंग आया हुआ है, जैसे आप ये तो पुराना हो गया काफी, जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म है, या स्ट्रक्चरलिज्म है, या सिंबलिज्म है, या पोस्ट मॉडर्निज्म है, जो नई थियरीज हैं, अगर इन सबसे आप समाविष्ट नहीं हैं तो आप निबंध में भी या साहित्य में भी पुराने पढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आप में क्राफ्ट तो नया हो ही नहीं पाएगा, आप में थियरी भी नहीं हो पाएगी, कथ्य भी नया नहीं होगा। तो ऐसा मेरा मानना है कि मैंने ललित निबंधों को अपने पूर्वजों से ग्रहण तो किया, लेकिन खुद से क्रिएट किया अपना, और बिल्कुल। उसमें जो किया उसमें अपनी दृष्टि, अपनी भाषा की शक्ति और सामर्थ्य प्रकट। जी 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 जी, मैं आपने पीएचडी की, उसके बाद में डीलिट किया, तो निश्चित रूप से आपका जो रास्ता था आरंभिक, वो किसी कॉलेज के प्रोफेसर का ही था। और हम पाते हैं कि आप नव नालंदा महाविहार सम विश्वविद्यालय नालंदा में बहुत बाद में पहुंचते हैं प्रोफेसर के रूप में, विभाग के अध्यक्ष के रूप में। उससे पहले बहुत लंबे समय तक आप दिल्ली अकादमी में रहते हैं, इंद्रप्रस्थ भारती जैसी पत्रिकाओं का संपादन करते हैं। तो ये जो रास्ता है, जो पहले होना चाहिए था, वो बहुत बाद में हुआ जीवन में। ऐसा कैसे हुआ? आप अपने दिल्ली के संपादन के अनुभवों के साथ अब भी आप बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका गौरवशाली भारत का संपादन कर रहे हैं। आपने अनेक भोजपुरी की पत्रिकाओं, लघु पत्रिकाओं, साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादक कर रहे हैं, विशेषांक निकाले हैं आपने, बहुत बड़े बड़े आयोजन कराए हैं, कविताओं को लेकर आप सार्क जैसे सम्मेलन में प्रतिनिधि कवि के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कवि रहे हैं। लेकिन आपका जो आरंभ से जो मैं पढ़ता रहा हूं, आपको सुनता रहा हूं, तो मुझे हर बार आप प्रोफेसर जो है महाविद्यालय विश्वविद्यालय के ही लगते रहे हैं। लेकिन मैं पाता हूं कि आप बहुत बाद में इन सब बातों से मुक्त होकर अब इस स्थान पर, इस उम्र में आकर उस पद पर विराजित हुए हैं। तो ये यात्रा जो है इतनी लंबी होने के बाद में आप यहाँ पहुंचे हैं, आपको कैसा लगता है? पहले ऐसा कुछ संभव क्यों नहीं हो पाया? आप किसी कॉलेज में हिंदी विभाग में, या कहीं भोजपुरी अगर पढ़ाई जाती है तो भोजपुरी अध्यापन के क्षेत्र में क्यों नहीं जुड़ पाए? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, और यह भी शायद किसी ने जीवन में पहली बार यह सवाल पूछा है। मैं हृदय से आभारी हूँ, और यह पहला ही मंच है कि मैं कुछ कहूँगा। जीवन तो मेरे हाथ में है नहीं नीरज भाई, और केवल मेरे हाथ में लिखना, पढ़ना, सहायता करना यही हो सकता है। कोशिश की मैंने कि करूं। शुरू में गोरखपुर विश्वविद्यालय में जब मैंने पीएचडी कर लिया तो वहाँ अध्यापक के लिए अप्लाई भी किया, और मैंने अप्लाई तो जामिया मिलिया इस्लामिया में भी किया, वनस्थली विद्यापीठ में भी किया, और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में किया। इसके अलावा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में भी किया, इत्यादि इत्यादि। ये अभी तो याद आ रहे हैं सब। तो ये सब सारे हैं। भोपाल में भी मैं चाहता था, और लखनऊ के एक
शकुंतला देवी विश्वविद्यालय में भी भोजपुरी का जो पाठ्यक्रम बना तो वहाँ भी बात आई कि मेरा हो जाएगा, सारी चीज़ें थी, बल्कि मैंने उसका उद्घाटन ही किया, वीसी साहब ने बुलाया तो मैंने किया। कोशिश की कि जीवन को अकादमिक बना के चलूं, लेकिन कई बार आपका जीवन और आपकी जो सृजनात्मकता है उसमें तालमेल नहीं हो पाता। यह तो व्यवस्था से पूछा जाना चाहिए, सिस्टम से पूछा जाना चाहिए कि सही लोग सही जगह पर सही समय पर क्यों नहीं होते। यह हमारे जीवन की और हमारे समयों की एक विडंबना रही है कि जिसको जहाँ होना चाहिए अमूमन उसको वहाँ नहीं होना चाहिए, वो नहीं होता। आप जैसा विद्वान जो कि इतना बड़ा आपका हस्तक्षेप है, आप साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता हैं, आपको 2-2 साहित्य अकादमी अवार्ड मिले नीरज भाई, और आपको जहाँ होना चाहिए हमारे समय में, हम उसको देखना चाहते हैं। ये हमारे समय का एक पक्ष है कि हमारी उज्ज्वलता, देखिए विश्वविद्यालयों का जो तंत्र है उसमें जितने तेजस्वी लोग आएंगे, जितने अच्छे लोग आएंगे, तो विद्यार्थियों को उतना ही ज्ञान का अनुभव होगा, उनको फायदा होगा। लेकिन मुझे कई बार लगा, जैसे एक कॉलेज में मैं अप्लाई किया, बलिया के कॉलेज में, बहुत पुरानी बात है, तो वहाँ जब इंटरव्यू बोर्ड में गया तो बताया गया कि मैनेजमेंट कमेटी ने कहा कि आप फिट नहीं बैठ रहे हैं वहाँ के लिए। तो मैंने जब नहीं हुआ, मैं बाहर आ गया, तो मैंने पूछा कि फिट नहीं बैठने का क्या कारण है। कहे उसमें बहुत सारे कारण हैं, वो वहाँ ज्ञान उनका बहुत मतलब उस तरह से नहीं है, और आपकी प्रतिभा का और उस तरह के आपकी सर्जना का, उनको जो सिस्टम में एक व्यक्ति है वो आप नहीं फिट बैठ रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे, लखनऊ का गोलागंज एक क्रिश्चियन कॉलेज था, वहाँ मैं इंटरव्यू देने गया, तो उन्होंने हिंदी साहित्य पे सवाल के बदले आरक्षण पे सवाल पूछना शुरू किया कि आरक्षण पे क्या आपका योगदान, क्या आपकी सोच है, आप आरक्षण के पक्ष में हैं कि खिलाफ हैं। खैर जी चलिए, जी मैंने एक बैलेंस्ड व्यू के साथ अपनी बात कही कि भाई जो वंचित जन हैं, जो हमारे समाज के उपेक्षित हैं, ये सारी बातें हमने उठाई, अच्छे तरीके से बात किया। यहाँ तक कि जामिया मिलिया इस्लामिया में, ये 2000 से 2003 की बात है, मैं बता रहा हूँ आपको, 2000 से ये जो बात बता रहा हूँ, ये प्रोफेसर के लिए मैंने अप्लाई किया था जामिया में, तो दलित स्टडीज का पद था, और चूंकि जी डिलीट मेरा दलित स्टडीज से जुड़ा था तो मुझे बुलाया गया था प्रोफेसर के लिए। तो संजोग से उस समय मिस्टर थोरात, जो बाद में यूजीसी के चेयरमैन बने, आपको ज्ञात ही होगा कि उनकी पत्नी विमल थोरात भी, जो बहुत विदुषी और हिंदी की अच्छी रही हैं, इग्नू में भी प्रोफेसर रही हैं, तो थोरात साहब उसके कमेटी के चेयरमैन थे जो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे, जैसे पूछा कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का बेसिक क्या फ़र्क है, और जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें तो शेड्यूल ट्राइब डिफरेंट तरीके से रहते हैं, और आप उत्तर भारत में उनका अलग कंसेप्शन रखते हैं, अलग एक अवधारणा रखते हैं। आपका डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में और शेड्यूल कास्ट पे उनका जो, ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने यथोचित दिए। मैंने यहाँ तक कहा कि उनका अवदान बहुत बड़ा है, और शेड्यूल ट्राइब के बारे में उनका एक अलग अवधारणा है, और उससे मैं सहमति और असहमति, क्योंकि शेड्यूल कास्ट पे तो अंबेडकर का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब पर उनका क्या है, इस पर एक पढ़ा जाना चाहिए इसको। बहुत सारे सवाल हमने उस पर उत्तर दिए, नहीं हुआ मेरा। और अनेक जगह से इसी तरह से विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में और कई जगहों पे, वनस्थली विद्यापीठ में मेरा नहीं किया तो किसी का नहीं किया। तो ये वनस्थली का तो सन 2000 की बात है, 2000 की बात है। इस तरह से कुल मिला के सिचुएशन ऐसी आई कि मुझे जहां समय जो मिलती चली गई, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, उसी में आगे बढ़ते चले गए। और बीच में एक अवसर ऐसा आया कि मुझे हिंदी अकादमी के पहले एक मैथिली भोजपुरी अकादमी स्थापित हुई थी दिल्ली सरकार की, तो मैंने उसका इंटरव्यू दिया। संयोग से मेरी 10-12 किताबें तब भी भोजपुरी और हिंदी में बायलिंगुअल थी, तो मैं इंटरव्यू देने गया तो सेक्रेटरी और तमाम लोग जो उसमें थे उन्होंने कहा कि भाई इनका तो काम दिख रहा है इसमें, और ये रियली एक भाषा के सर्जक तो लग रहे हैं। संयोग से मेरा मतलब सचिव पद पे हो गया, तो एक आधार ये मिला कि मैं कुछ अब हस्तक्षेप
साहित्य जगत में थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। और मैंने कोशिश की काम करने की, क्योंकि भोजपुरी की जो आभा ऐसी बनाई गई थी कि भोजपुरी एक साहित्य के विमर्श की भाषा अभी नहीं है, वो बोलचाल की भाषा है, यानी किचन की लैंग्वेज है। मैंने उसको सबसे पहले नीरज भाई तोड़ने की कोशिश की। हमने शमशुर रहमान फारूकी को बुलाया, केदारनाथ सिंह को बुलाया, रमाशंकर श्रीवास्तव को बुलाया, जयशंकर गुप्ता को बुलाया। आपको मैं बताऊं कि पूरी सीरीज है, जिन लोगों जी को बुलाया वो सब अथॉरिटीज हैं। और मैथिली में भी हमने जो टॉप रैंक के, चाहे गोविंद झा हों, चाहे शेफालिका वर्मा हों, माने अच्छे से अच्छे। फिर हमने एक, जब हमको हिंदी अकादमी का चार्ज दिया गया, तो पहली बार हमने एक कॉन्सेप्ट रखा कि भारतीय साहित्य का होना चाहिए। भारतीय कविता का आयोजन हमने एक एक पूरा उत्सव धर्म बना दिया। और उसमें हमने असमिया, कन्नड़, राजस्थानी, डोगरी, सारी भाषाओं का एक कॉन्सेप्ट हमने रखा कि लोग अपनी मूल कविता पढ़ें, फिर उसका हिंदी अनुवाद पढ़ा जाए और फिर उस पर बहस हो, लोग अपनी आलोचनात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करें। तो हमने एक पूरा विन्यास बदलने की कोशिश की। जैसे कि नौटंकी उत्सव हमने शुरू किया। वो नौटंकी उत्सव ये था कि राजस्थान की जितनी नौटंकी की शैलियां, जैसे ख्याल है, या बीकानेर से, तमाम तमाम जगहों से, जोधपुर वगैरह से, यूपी के आगरा से, यूपी के आपके अलीगढ़ से, तमाम जगहों के, गुलाब देवी जो जानी मानी नौटंकी की बहुत बड़ी डांसर रही हैं, गायक, उनकी बेटी को मैंने बुलाया। तो हमने स्तरीय जितने प्रश्न हो सकते थे, और फिर हमने जो विषय बातचीत के होते थे, जैसे लोग निबंधों पर बातचीत नहीं करते थे, तो निबंधों पर बातचीत के लिए हमने बुलाया। कुबेर नाथ राय से लेके विजय देवनारायण शाही की आलोचना, तमाम तरह के विविध कर्मी, यहाँ तक कि जो कंप्यूटर का प्रशिक्षण है हिंदी में, उसको हमने नए तरीके से चालू कराया। पहले चल रहा था, हमने नए तरीके से उसको प्रस्तुत किया। फिर हमने इंद्रप्रस्थ भारती को बिल्कुल नया आकार दिया, नए तरीके के लेखक लाए, प्रतिबद्ध तरीके के लेखक लाए, और परिछन की, जो कि मैथिली भोजपुरी की पत्रिका हमने स्थापित की, उसकी संस्थापना की। और आपको हर्ष होगा कि वो परिछन एमए के पाठ्यक्रमों में शामिल है। भोजपुरी की जहाँ जहाँ पाठ्यक्रम है, उसको हमने भारतीय कविता, भारतीय साहित्य का एक भोजपुरी संस्करण दिया। पहले बहुत क्या बढ़िया। होता था कि भोजपुरी का मतलब लोग भोजपुरी के गली गांव मोहल्लों से ही जोड़ते थे। हमने भोजपुरी के स्तरीय साहित्य का असमिया से, बंगला से, रोमानियन से, चाइनीज से, जापानीज से, राजस्थानी से, मारवाड़ी से, और अपना जो गुजराती, तमाम ओडिया के अनुवाद हमने भोजपुरी में छपाए। और जितने बड़े बड़े आलोचक थे दुनिया के, उनका हमने भोजपुरी और मैथिली अनुवाद, तो एक विस्तार प्राप्त हुआ। और यह यूं ही नहीं है, यह कहते हुए प्रशस्ति सा महसूस होगा कि उस समय के जो बड़े रचनाकार मैथिली के थे, गोविंद झा जी, और भोजपुरी और हिंदी के विवेकी राय, दोनों ने चिट्ठी लिख के बताया कि हमने आज तक ऐसी पत्रिका भोजपुरी और मैथिली में अपने जीवन में नहीं देखी। इसका रिकॉर्ड है हमारे पास, चिट्ठियां हैं। बहुत बढ़िया सर। तो इस तरह से जी किया हमने। जी जी, आपने आधुनिक साहित्य और भारतीय साहित्य पर इतना विशद काम किया, साथ ही साथ में दिल्ली जैसे महानगर में दौड़ भाग की जिंदगी को जीते हुए आपने भिखारी ठाकुर, धरणीदास, सीताकांत महापात्र जैसे आधुनिक लेखकों और प्राचीन और मध्यकालीन जो साहित्य है उस पर भी आपका बड़ा अध्ययन और बड़ा काम है। आपने शोध और बहुत गहनता से उन तथ्यों को प्रकाशित किया, प्रकाश में लाए। ये सब कुछ कैसे संभव हुआ कि एक तरफ आप आधुनिकता की बात करते हैं, भारतीय साहित्य की बात करते हैं, एक व्यापक फलक की बात करते हैं, वहीं साथ ही साथ में आप मध्यकालीन साहित्य को भी उतना ही उत्कर्ष पर ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं, उस पर बहुत डूब कर गहराई से काम करते हैं। ये ऐसा कैसे संभव हो सकता है, ऐसा कैसे संभव हुआ? देखिए, ऐसा है कि मध्यकाल पर या आदिकाल पर वही व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है जिसकी दृष्टि आधुनिक हो। मध्यकाल को मध्यकाल की दृष्टि से नहीं व्याख्यायित किया जा सकता। मध्यकाल के जितने शास्त्रगत उपक्रम हैं, जितने लक्षण के ग्रंथ हैं, जैसे मान लीजिए आपको केशव दास को व्याख्यायित करना है, तो केशव दास को आपको 2022 में अगर व्याख्यायित करना है,
तो हमारे समय के जितने आलोचना के इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने यंत्र हैं, उपकरण हैं, उनसे देखना होगा। जैसे मैंने गोरखनाथ की गहन व्याख्या की। जब मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में गया 2 साल पहले, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल व्याख्यान था, सेमिनार था, नाथ पंथ का हिंदी साहित्य में प्रदेय। उसमें मुझे बोलने के लिए बुलाया गया। योगी आदित्यनाथ जी भी थे वहाँ पर, और पूरे दुनिया के नाथ पंथ के और गोरखनाथ के विशेषज्ञ थे। मुझे ऐसा लगता है कि गोरखनाथ के साहित्य पर मैंने बात की। ज़्यादातर लोगों ने गोरखनाथ के धर्म के पक्ष पर या उनके सांस्कृतिक विविध पक्षों पर, जो कि वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा स्पष्ट मत है, इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा अपने श्रोताओं और दुनिया भर के फैले जो प्रशंसक हैं उनसे लिए, कि गोरखनाथ की कविता में ही उनका सौंदर्य बोध निहित है। उनका जो रहस्य बोध है, उनकी जो दृष्टि है, जो उनकी प्रगतिशीलता है, खास तौर से जो उन्होंने उलट बांसी, मैं जिस नालंदा में रहता हूं, मेरा गर्व है कि मेरे पूर्वज सरापा वहीं थे। सरापा, जिनको कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि कहा है, पहला कवि, वो वहीं थे, वहीं नालंदा के ही ये गांव में रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो वहां के रहने वाले नहीं थे, कहीं से आके वहां रहते थे, लेकिन हिंदी कविता के मिजाज को बदला। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आपको। यह बहुत संक्षिप्त हमारा बातचीत का आधार है, लेकिन बताना आवश्यक है कि सरापा ने उलट बांसी की प्रणाली शुरू की, बात कहने का भंगिमात्मक तरीका अपनाया, उसको उलट बांसी कहते थे। उस उलट बांसी को सरापा से ले आया गया गोरखनाथ में, और गोरखनाथ से कबीर में आया। जो हम लोग अनेक बार कहते हैं ना कि कबीर दास की उल्टी बानी और क्या नाम है, बरसे कंबल और भीजे पानी। यह वास्तव में कबीर का पद नहीं है जी, यह गोरखनाथ का पद है। तो गोरखनाथ के साथ एक ऐसा न्याय नहीं हो पाया नीरज भाई कि उनकी कविता पर समालोचनात्मक ध्यान गहराई से जा पाए। ठीक है कि पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने उनकी रचनाओं का संग्रहण किया, उस पर टिप्पणी की, यह भी सही है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन पर एक नाथ पंथ नामक जो पुस्तक है, उस पर अपनी कुछ बातें व्याख्या के रूप में लिखी। लेकिन जैसा गोरखनाथ जैसे महाकाय, महाप्राण व्यक्तित्व पर रचनाशीलता के साथ, सृजनात्मकता के साथ, आलोचनात्मक बिंदु के साथ काम होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैंने आरंभ कर दिया है, और गोरखनाथ पर एक नई दृष्टि, एक नई समालोचना, नई भिन्नता के साथ हम लोग उसको नए तमीज के साथ रख रहे हैं। यह तभी संभव है जब आपके पास आलोचना का नया इंस्ट्रूमेंट हो, नई दृष्टि हो, नई भव्यता हो। ठीक इसी तरह से मैंने रैदास पे काम किया, रैदास को बिल्कुल नई दृष्टि से प्रस्तुत किया। इसी तरीके से सरापा पे तो ऑलमोस्ट काम ही नहीं हुआ है। एक मोटा मोटी मोनोग्राफ वगैरह छोड़ दें साहित्य अकेडमी के, जिसमें से उनकी जीवनी ज्यादा है और उनका साहित्य पक्ष उस तरह से नहीं है, उनकी साहित्यिकता पर भी हमने ध्यान देना शुरू किया है। इसी तरीके से शंकर देव और माधव देव, यह दो ऐसे विराट कवि हैं, दो ऐसे बड़े कवि हैं जिस पर उत्तर भारत का ध्यान पूर्णतया जाना चाहिए। वो ब्रजबुली के कवि हैं, ब्रज भाषा के नहीं। ब्रजबुली का मतलब जो कि असमिया, उड़िया, बंगला और भोजपुरी, मैथिली, ब्रज इत्यादि भाषाओं का जो संघनन है, मेरी दृष्टि में वो पहली लोक राष्ट्रीय भाषा थी जिसमें उन्होंने कई नाटक लिखे। शंकर देव जी ने पत्नी प्रासाद, रुक्मिणी हरण, आपको अगर उनके बारे में ठीक से थोड़ा सा अनुवाद समझना है तो जगदीश चंद्र माथुर ने कुछ अनुवाद करवाए हैं, वो उसमें उपलब्ध होंगे। लेकिन जगदीश चंद्र माथुर ने भी सिर्फ अनुवाद करवाए उनके नाटकों का। अब आप देखिए कि असमिया में भी जिस जमीन के वो थे, वो गए तो थे उत्तर प्रदेश के कन्नौज से शंकर देव, लेकिन उन पर आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है ठीक से। केवल महेश्वर नियोग का एक क्लासिकल ग्रंथ है और कुछ 2-3-4 लोगों ने और लिखा है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो शंकर देव पर काम होना चाहिए और उनके शिष्य और दामाद
माधव देव पर काम होना चाहिए। ये दोनों गौरव हैं। उन्होंने जो सत्रिया नृत्य है, जो भावना है, देखिए जब भी कोई बड़ा रचनाकार होता है, वह केवल कवि नहीं होता नीरज भाई, वह संगीतकार भी होता है, वह गीतकार भी होता है। वह, आपको अचरज होगा कि शंकर देव नाटककार थे, नाटक में एक्टिंग करते थे। राजा नर नारायण के पास जाकर के वो उन्होंने कहा कि पैसा दीजिए, मैं नाटक खेलूंगा। उन्होंने कहा कि आप तो साधु आदमी हैं। उन्होंने कहा कि जी नहीं, नाटक भी जनता को प्रशिक्षित करने का बहुत बड़ा माध्यम है। तो वो ऐसे एक साधु पुरुष थे जो गृहस्थ थे, लेकिन नाटकों को आधुनिकता का जीवन दिया, गद्य का प्रवेश किया। और जी, बहुत बढ़िया। गोरखनाथ के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जी जी। मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधु, उन्होंने कहा है कि हिंदी का पहला गद्यकार अगर कोई है आधुनिक, तो वो गोरखनाथ है। इस दृष्टि से बहुत अभी बढ़िया। विचार नहीं हुआ है। तो जी ये जी। सारी चीजें हैं जो मैं मुझे परंपरा की ओर ले जाती हैं आधुनिक दृष्टि से। तो जितना मैं जी आधुनिक साहित्य रचता हूँ, जितनी मैं आधुनिक कविता रचता हूँ, जितना मैं आधुनिक निबंध रचता हूँ, उतनी ही दृष्टि के साथ आदिकाल का साहित्य, मध्यकाल का साहित्य, रीतिकाल का साहित्य और संपूर्ण भारतीय साहित्य को अवलक्षित करता हूँ, उसको देखता हूँ। जी जी। आप बहुत बड़े भारतीय ज्ञान परंपरा के बहुत गंभीर अध्येता है और आपसे बातें बहुत लंबी की जा सकती है। निश्चित रूप से हमारे इस कार्यक्रम की कुछ सीमाएं हैं। हम फिर से एक बार आपको इस कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे, जिसमें हम और जो अनछुए पहलू है आपके जो काम है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन चलते चलते अंत में एक सवाल जो बहुत जरूरी सवाल है, इन दिनों हमारे देश और दुनिया में, राजस्थान में और आपके वहां भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि भाषा की मान्यता के बारे में सरकार इतनी संवेदनशील नहीं है। जबकि नई शिक्षा नीति, चूंकि आप बहुत बड़े हिंदी के प्रोफेसर हैं, अध्यक्ष हैं, तो आप एक शिक्षाविद के रूप में भी, और साथ में ये जो नीति बनी है, नया पाठ्यक्रम, नई शिक्षा नीति है, जिसमें कहते हैं कि बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन राजस्थान में राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं होने से कक्षा 1 से 5 तक राजस्थानी शिक्षण का माध्यम नहीं है, राजस्थानी को मान्यता नहीं मिली है। इसी प्रकार भोजपुरी को भी मान्यता नहीं मिली है। बीच में ऐसा लग रहा था कि मान्यता मिलने वाली है। तो अंत में प्रोफेसर साहब, आप अपने विचार भाषा मान्यता के बारे में और प्राइमरी एजुकेशन में भाषा को लागू किए जाने के संबंध में हमारे दर्शकों को बताकर अनुग्रहित करें। आभार आपका नीरज भाई। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है या आ रही है, जिसको अभी लागू होना है, मैं खुश हूं कि उसमें मातृभाषा को बहुत बड़ा संबल दिया गया है। उसको ऐसा स्थान दिया गया है कि जब तक आप अपनी महतारी की बोली में, अपने माँ के बोली में नहीं पढ़ेंगे, आपको जो अंतःचेतना का जो प्रबल पक्ष है वो नहीं आ सकता। क्योंकि आप अनुवाद करते हैं हर चीज़ का। सोचते तो आप मारवाड़ी में हैं, सोचते तो भोजपुरी में हैं, फिर उसका खड़ी बोली में अनुवाद करते हैं, फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो क्यों ना हम अपनी मूल भाषा में पढ़ें, जहां हम अनुवाद के उपक्रम से बच करके सीधा प्रवेश करें और ज्ञान को प्राप्त करें। तो एक तो मैं इस शासन व्यवस्था को यह मैं एक धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नई शासन जो भाषा नीति है उसमें मातृभाषा को बल दिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि उसे लागू अंतरंगता से करना चाहिए, नंबर एक। उसके लिए किताबें भी लानी चाहिए। आप अगर मान लीजिए कि एक बच्चे को पढ़ाते हैं मातृभाषा में और कक्षा 5 या 8 तक पढ़ा के फिर आप उसको ले जाते हैं एक दूसरी भाषा में, और उसके लिए मेडिसिन में किताब नहीं है मारवाड़ी में, या अगर फिजिक्स में किताब मारवाड़ी में नहीं है, भोजपुरी में नहीं है, हिंदी में नहीं है, या अगर मैनेजमेंट की किताब अच्छी हिंदी में नहीं है, या अगर आप मैथमेटिक्स की अच्छी किताब चाहते हैं जो हिंदी में या मारवाड़ी में या भोजपुरी में या मैथिली में नहीं है, तो ये प्रश्न बहुत बड़ा हमारे सामने है कि वो किताबें, वो ज्ञान उस तरह के लोग पढ़ाने वाले। अब देखिए इतने सारे विश्वविद्यालय देश में हैं, मेरे अनुसार करीबन 1000 विश्वविद्यालय हैं देश में। इक्के दुक्के विश्वविद्यालयों ने थोड़ा सा उपक्रम या साहस दिखाया है कि इन विषयों को, जैसे कि जो मैनेजमेंट है, या जैसे फिजिक्स है, या मेडिसिन है, या जैसे लॉ है, इत्यादि इत्यादि विषय जो साहित्य से इतर हैं,
उनके लिए वो हिंदी माध्यम में या अन्य माध्यमों में, भारतीय भाषाओं के माध्यम में पढ़ाई कर रहे हैं। ये देखा जाना चाहिए कि उनकी फलश्रुति क्या है, उनकी पढ़ाई का जो है मानदंड या मानबिंदु क्या है। दूसरी बात यह है कि बहुत घालमेल है इसमें। घालमेल क्या है कि जैसे मारवाड़ी और भोजपुरी को ले लीजिए, ये हमारे जो हिंदी वाले भाई साहब हैं, मैं भी हिंदी वाला भाई साहब हूँ, लेकिन जो कट्टर हिंदी वाले हैं, भाषाएं कट्टरता नहीं सिखाती हैं, भाषाएं जोड़ती हैं। वो कहते हैं कि अरे भाई भोजपुरी और मारवाड़ी तो कुछ अलग से नहीं है। तो मेरा सवाल है बहुत नम्रता से अपने सारे मित्रों से कि तब ज्ञानपीठ में अभी हम अगर भोजपुरी में लिखते हैं, हम अगर मारवाड़ी में लिखते हैं, तो हमें ज्ञानपीठ दो, उसको हिंदी की कैटेगरी में ज्ञानपीठ दो, उसको आईएएस के पाठ्यक्रम में रखो, इज्जत दो, सम्मान दो, बराबरी दो। लेकिन वहां आप कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हो कि नहीं साहब, जो 8वीं अनुसूची में जो शामिल भाषाएं हैं वही उसमें रहेंगी, ज्ञानपीठ में भी, सरस्वती में भी, आईएएस में भी, इत्यादि इत्यादि। क्यों भाई? अगर वो हिंदी है जैसा आप कह रहे हैं कि मारवाड़ी भी हिंदी है, भोजपुरी भी हिंदी है और संथाली भी हिंदी है, ठीक है, लेकिन आपने उसको इज्जत तो नहीं दिया। आपने एक क्या, अगर आप कल्पना करें कि एक आदमी जो मारवाड़ी में अच्छा आलोचना लिख रहा है, क्या उसको आप हिंदी का प्रथम श्रेणी का आलोचक मानेंगे? आप उसको केवल मारवाड़ी के खांचे में रखेंगे। और एक तरह से जो भाषा की पॉलिटिक्स है, भाषा का जो विमर्श है, उसके तहत उसको आप वो बराबरी का मान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहले से मान लिया है कि उसकी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तीसरी बात और महत्वपूर्ण आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, कुछ लोग सक्रिय हैं कलकत्ता से लेकर और पूरे भारत में, जो यह कह रहे हैं कि अगर राजस्थानी आ गई, अगर भोजपुरी आ गई तो हिंदी का क्या होगा। अरे भैया, मैथिली आ गई तो हिंदी का क्या बिगड़ गया? कोंकणी आ गई तो मराठी का क्या बिगड़ गया? नेपाली आ गई तो कौन सा भारतीय भाषा में किसका? भाषाएं समृद्ध होती हैं, भाषाएं, वो कहते हैं कि जनसंख्या में कमी आ जाएगी, हमारी हिंदी की जनसंख्या कम होने से हमारा परसेंट गिर जाएगा। तो आप लिखवाइए ना, पहले लिखवाइए भोजपुरी या मारवाड़ी या राजस्थानी, आगे हिंदी लिखवाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो बायलिंगुअल माने जाएंगे। और हमेशा भारतीय समाज, जैसा कि प्रख्यात विद्वानों का कहना है कि भारतीय समाज का हर व्यक्ति बायलिंगुअल है, हर व्यक्ति ऑलमोस्ट, वो एक नहीं, दो दो तीन तीन भाषाएं घर में, परिवार में, समाज में बोलता है। तो आपको केवल देखिए, भाषा एक शक्ति विमर्श भी है, यानी द लैंग्वेज इज ए पावर डिस्कोर्स आल्सो। भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, वो जी केवल आचरण की संहिता नहीं है। उस पावर डिस्कोर्स में मारवाड़ी की जो जगह है, जो राजस्थानी की जगह है, भोजपुरी की जगह है, वो सरकार सुनिश्चित करे, भारतीय समाज सुनिश्चित करे। मैं दोनों को कहूंगा, भारतीय समाज को चाहिए कि वो अपनी जगह को प्राप्त करे, सरकार को चाहिए कि उस जगह को दे, एक पॉलिसी बनाए। वो कहेंगे कि साहब हिंदी में इतनी बोलियां हैं, बोलियां शब्द यूज करते हैं, इतनी बोलियां हैं तो मालवी है, उसमें जो है वो ब्रज है, अवधि है, किसको किसको रखें? फिर वो कहते हैं कि अवधि में तो तुलसीदास जैसा बड़ा कवि हुआ, ब्रज में सूरदास जैसा बड़ा कवि हुआ, अब बताइए भोजपुरी में। अरे भाई, आप वर्सेस क्यों देखते हैं, बनाम क्यों देखते हैं? आखिर भोजपुरी में भी कबीर नामक बड़ा कवि हुआ है ना, या भिखारी ठाकुर हुआ है ना, या सूर्यमल मिश्रण जैसा आदमी मारवाड़ी और राजस्थानी में हुआ है ना। तो बड़ा कवि तो किसी भी भाषा में हो सकता है, लेकिन सम्मान आप दीजिए, बराबरी की हैसियत दीजिए, पाठ्यक्रम को लागू करिए, और उसको केवल लागू मत करिए, जितने देश के बड़े सम्मान हैं, मैं खास तौर से आज तीसरी चौथी बार आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं कि ज्ञानपीठ, सरस्वती और जितने इंटरनेशनल हैं, नोबेल से लेकर के, उन सब में आपको मैं बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके दर्शकों के लिए हमारे, कि नोबेल अवार्ड ऐसी ऐसी भाषाओं को दिया गया है जिनके बोलने वाले केवल लाखों में हैं, केवल लाखों में हैं, लेकिन चयन समिति ने उस, जबकि वो ऑलमोस्ट एक बोली है, और उसको चयनित किया है। तो नोबेल कमेटी तो कर सकती है, लेकिन आप इस भाषा के देश में, जो बहु सांस्कृतिक देश है, बहुलतापूर्ण देश है, आप इसको सम्मान नहीं दे रहे, जो कि देना चाहिए। या तो आप स्टैंड रखिए कि मारवाड़ी अलग भाषा है, भोजपुरी अलग भाषा है, तो सम्मान दीजिए,
और आप मानते हैं कि नहीं वो हिंदी का हिस्सा है तो हिंदी में सम्मान दीजिए। आप दोनों काम नहीं चलने दे रहे हैं। तो आपके मंच के माध्यम से अपने श्रोताओं को, मित्रों को मैं कहना चाहूँगा, विशेष तौर से शासन को, सरकार को और अपनी भारतीय समाज को भी, कि इन भाषाओं के लेखकों को वही सम्मान मिले जो किसी असमिया लेखक को मिलता है, बंगला लेखक को मिलता है, हिंदी के खड़ी बोली के लेखक को मिलता है। और किसी भी तमिल, आपको मालूम होगा कि शंखो घोष को सरस्वती भी मिला और ज्ञानपीठ भी मिला। शंखो घोष को सरस्वती सम्मान भी मिला और ज्ञानपीठ भी मिला। लेकिन हम लोग जो कि भोजपुरी या मारवाड़ी में लिखते हैं, खैर मैं तो अब तो मैथिली में भी लिखने लगा हूँ, ये लोग उसको जो मानद स्थान मिलना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, अत्यंत विनम्रतापूर्ण उनसे अनुरोध रहेगा कि समाज में ही नहीं, साहित्य की आलोचना में भी, जैसे आप साहित्य का इतिहास जब लिखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें नीरज दहिया जी का नाम क्यों नहीं होना चाहिए, मधु आचार्य जी का नाम क्यों नहीं होना चाहिए, यादवेंद्र शर्मा चंद्र का स्थान क्यों नहीं होना चाहिए हैं? उसमें ऐसे हमारे नाटककार हैं, उनका स्थान होना चाहिए। क्यों आप नहीं रखते उनको? ये आप भाषा के आधार पर विभेदन क्यों करते हैं? इसलिए मेरा उनसे अनुरोध रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर, आपने भाषा के मुद्दे पर बहुत गंभीरता पूर्वक अपने विचार रखे। निश्चित रूप से इस बात का ध्यान आकर्षण लिया जाएगा। आपसे आज की चर्चा में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा, समझा, और निश्चित रूप से अब भी मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारा आपका ऐसा काम है जिन पर चर्चा होनी चाहिए, विमर्श होना चाहिए, बात होनी चाहिए। लेकिन हमारे इस कार्यक्रम की कुछ सीमाएं हैं, उसके तहत बहुत सारे बिंदु आपके जो कार्यों के हैं वो मैं यहाँ अपने दर्शकों को नहीं पहुंचा सका, उन पर बात नहीं हो सकी। फिर कभी किसी दिन हम एक बार और फिर आपको इस मंच पर आमंत्रित करेंगे, तब हम उन बातों पर बात करेंगे। मैं जन सरोकार मंच टोंक की ओर से, देवेंद्र जी की ओर से, मेरी ओर से आपका बहुत बहुत हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और इस मंच पर आकर अपने साहित्य के बारे में, देश दुनिया के बारे में, वर्तमान साहित्य के परिवर्तनों के बारे में जिस गंभीरता से, जिस आत्मीयता से स्नेह पूर्वक हमें बहुत सारी जानकारी दी, ये स्नेह प्यार आप बनाए रखें। नमस्कार। मैं बहुत आभारी हूँ नीरज भाई आपका। आप जैसे विद्वान व्यक्ति का सानिध्य मिला, भाई देवेंद्र जी का, जन सरोकार मंच टोंक का, अपने सारे बीकानेर वासी, सारे राजस्थान वासी, देशवासी, हमारे भोजपुरी, मैथिली और विभिन्न भारतीय समाजों के जो लोग मुझे देख सुन रहे हैं पूरी दुनिया में, मैं उनके प्रति अत्यंत आभार और कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।